एक डिलीवरी हुई है जिससे पैदा हुए बच्चे के अंदर एक और बच्चा निकला है। मतलब वो जो लड़की पैदा हुई है वो प्रेग्नेंट निकली है। उसने क्या किया, उसने अपनी बीवी की लाश को एक बड़े से सूटकेस में पैक किया और नीचे ले जाके अपनी गाड़ी की डिक्की में रख। वाइफ की लाश नीचे गाड़ी की डिक्की में पड़ी है। क्या हो अगर मैं आज से 2 या 3 महीने के बाद जाऊं और वो घर इतना छोटा हो जाए कि मुझे दिखे ही ना, मुझे मिले ही ना। भैया कोई ऐसी कहानी सुना दो कि आज जी एस्टेरिक्स एस्टेरिक्स एन डी फट जाए। ठीक है, डन। नमस्कार, आपका स्वागत है आविर्भाव हॉरर लाइव के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है स्वप्निल और मैं आपको सुनाऊंगा भूत प्रेतों के किस्से और कहानियां। और अगर आपके पास भी कोई किस्सा या कोई कहानी है तो आप भी लाइव पर आकर उसे सुना सकते हैं। अब एक काम करते हैं जल्दी से, यानी कि फटाफट से पहली कहानी शुरू करते हैं आज की। ठीक है, आज की पहली कहानी ये एक यूजर सबमिशन था और इस कहानी ने काफी प्रेजेस इकट्ठे किए हैं। शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। तो आज की पहली अरे ये तो मैं कहना भूल ही गया कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो भाई। हम लोग यहाँ पे भूतों की कहानी सुनाते हैं, मजे करते हैं और जोक भी मारते हैं, माहौल को हल्का रखते हैं। सब्सक्राइब करो और लाइक बटन दबाओ और शेयर करो प्लीज। और इसी के साथ हम चलते हैं आज की पहली कहानी पे। आज की पहली कहानी जिसका टाइटल है सासू माँ। ज्यादातर औरतों से अगर आप पूछेंगे तो अपनी सास के बारे में उनके ख्यालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होते। इसकी वजह यह है कि अक्सर सास ही बनी रहती है, लेकिन मेरी सास ऐसी नहीं थी। दरअसल मेरी सास कई मायनों में मेरी मां जैसी ही थी। जब मैं उनके बेटे यानी अपने पति विराज से पहली बार मिली थी तो विराज को इस बात की बहुत एक्साइटमेंट थी कि वो मुझे अपनी मां से मिलाने ले जा रहे हैं। शुरू की 3 या 4 डेट्स के बाद एक दिन विराज ने मुझे बोल ही दिया कि मैं तुम्हें अपनी मां से मिलाना चाहता हूं। मैं उनकी मां से मिलने के लिए मना तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ी नर्वस थी। पर एक बार विराज की मां से मिलने के बाद मुझे समझ आया कि मैं और वो काफी एक से थे। एक अजीब बात यह थी कि जिस दिन विराज मुझे अपनी मां से मिलाने पहली बार लेकर गए, उन्होंने अपनी मां को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया था। पहले तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि विराज के साथ मेरी शादी मेरी पहली शादी नहीं थी। मैं इससे कुछ ही सालों पहले एक बहुत ही बेकार रिश्ते से बाहर आई थी। मेरा पति मुझे फिजिकली और साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया करता था। खैर, विराज ने मुझे मेरे मम्मी पापा के घर से पिक किया और अपने घर की तरफ चल दिया। उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं गाड़ी से नीचे उतरी और विराज के घर को मैंने पहली बार देखा, मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सा एहसास उस घर को देखकर हुआ। विराज मुझे अंदर लेकर गए और उन्होंने अपनी मां से मुझे मिलवाया। पहली बार देखते ही उन्होंने मुझे गले लगाया, बड़े प्यार से मेरे साथ बातें की, मुझे बिठाया, मेरे लिए अपने हाथों से खाने की कई चीजें बनाई। और जब मैं नर्वस होकर यह सोचने लगी कि मैं कैसे वह बातें शुरू करूं या कैसे मैं उन बातों का जवाब दूंगी जब ये मुझसे मेरे पास्ट के बारे में पूछे, कि अचानक ही मुस्कुराते हुए उन्होंने चाय का कप नीचे रखा और मेरा हाथ पकड़ के बोली, तुम्हें अपने बारे में मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। तब माँ ने मुझसे कहा कि दरअसल वह चाय की पत्तियां पढ़कर किसी भी इंसान के बारे में सब कुछ बता सकती है और ये शक्ति उन्हें अपनी माँ से मिली थी, जिन्हें वो शक्ति उनकी माँ से मिली थी। पर विराज ने मेरे बारे में अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया था। इसकी वजह यह थी कि मुझे इस घर में लाने से पहले ही विराज की माँ ने उन्हें बता दिया था कि 1 हफ्ते बाद वो किसी को उनसे मिलाने लेकर आएंगे। और विराज ने मुझे कसम खाकर बताया कि विराज की माँ ने मेरा डिस्क्रिप्शन एग्जैक्ट उन्हें सुनाया था। वो बड़ी खुश थी कि आखिरकार विराज को एक अच्छी लड़की मिल गई है। और उन्होंने यह भी बता दिया था कि मेरी एक शादी पहले से हो रखी थी। इसके बाद विराज की माँ ने मुझसे पूछा कि क्या मैं वो चाय पीना चाहूंगी जिसकी पत्तियों को पढ़कर वह मेरे बारे में बताना चाहेंगी।
सच बताऊं तो मैं अब मना नहीं करना चाहती थी। मेरे हाँ कहने पर वो किचन में गई, अपनी स्पेशल चाय पत्ती उबाली और एक कप मिलाकर मुझे दे दी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चाय रेगुलर चाय से थोड़ी अलग होती है। इसके अंदर पत्तियां पूरी चाय में तैर रही होती है। दांत को छलनी की तरह लगाकर इस चाय को पीना पड़ता है ताकि पत्तियां अंदर ना चली जाए। और मुझे डर इस बात का था ये पत्तियां मेरे दांतों में चिपक ना जाए, जिससे जब मैं हंसूं या बात करूं तो मेरे दांतों में चिपकी पत्तियां उन्हें दिखें। विराज की माँ को शायद इस बात की भनक लग गई थी, क्योंकि वो मुझे दिलासा देती रही, चिंता मत करो, आराम से पियो, अरे कुछ नहीं है, बहुत अच्छी दिखती हो तुम। और जब मैंने चाय खत्म की तो उन्होंने मेरा कप देखा जिसके अंदर वो पत्तियां चिपकी रह गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए उनसे थोड़ा दूर बैठ जाऊं ताकि वो उन्हें पढ़ सके। बाद में उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बताना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मेरी फैमिली के बारे में चीजें बतानी शुरू की। मेरे पहले पति के बारे में उन्होंने मुझे सब बताया, एक एक बात जो शायद मैं कभी विराज को भी नहीं बताती। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मेरी नानी जो काफी वक्त पहले गुजर चुकी हैं, अब भी मुझे देखने आती हैं और जिसकी वजह से मेरे शरीर और मेरे ऑरा में कुछ बदलाव आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं कि उतने में उन्होंने मेरी नानी का फिजिकल डिस्क्रिप्शन हूबहू मेरे सामने रख दिया। अब मैं कुछ कहने की हालत में नहीं थी। मैं पलट कर देखती कि विराज मुझे हंसते हुए देख रहा था और तभी विराज की माँ ने मुझे बताया कि दरअसल मेरे अंदर भी कुछ शक्तियां हैं और इसीलिए मुझे इस घर में घुसने से पहले वह एहसास हुआ था। खैर, हमारी शादी होने के बाद विराज और मैं एक दूसरे घर में रहने लगे। मैं ईस्ट दिल्ली के अपने उस ऑफिस में काम करती रही, तो मैंने सोचा क्यों ना ईस्ट दिल्ली का ऑफिस छोड़कर वेस्ट दिल्ली या सेंट्रल दिल्ली के आसपास कुछ ढूंढ लूं। इसीलिए मैंने थोड़े दिन बाद ऑफिस में जाकर नोटिस पीरियड डाल दिया। मुझे याद है मेरे उस ऑफिस का आखिरी दिन था, जिससे एक रात पहले हम विराज के घर गए थे। वहां उनकी माँ बैठी हुई थी। उन्होंने फिर से मेरी चाय की पत्तियां पढ़ी और उन्हें देखकर हंसने लगी। हमने हैरान होकर पूछा कि आखिर उन्हें ऐसा क्या दिख रहा है। उन्होंने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया और बोली, कल तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हें एक सरप्राइज फेयरवेल पार्टी देने वाले हैं और साथ में थोड़े पैसे भी मिलेंगे। अब ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरी। मैंने उन्हें बताया कि मुझे नहीं लगता है कि ऑफिस में मैं उतनी पॉपुलर हूँ कि वो मुझे पार्टी भी थ्रो करेंगे, और मॉनेटरी गिफ्ट देना तो दूर की बात है। पर अगले दिन मैं गलत साबित हुई। मैं ऑफिस तो गई, पर मेरी कलीग्स बार बार मेरे पास आने के बहाने ढूंढती रही। मुझे लगा फिर से अपना काम मेरे ऊपर डंप करना चाहती है। मैंने ज्यादा कुछ सवाल नहीं किया। पर थोड़ी देर बाद शाम के वक्त ऑफिस बंद होने से करीब 1 या 2 घंटे पहले सभी कलीग्स मेरे पास आए और वही हुआ जो मेरी सास ने मुझे बताया था। केक, गिफ्ट्स, सब चला। छोटी सी पार्टी हुई और थोड़ी देर बाद मैनेजर ने एक गिफ्ट रैप बॉक्स मेरे सामने लाकर रख दिया और बोले, ये पूरी टीम की तरफ से है। यकीन जानिए, जब मैंने वो बॉक्स खोला तो उसके अंदर कैश था। मैंने सबको प्यार से गुड बाय किया और घर की तरफ निकल गई। माँ ने उसके बाद और भी कई सारी बातें मुझे बताई। हमने इसके बाद एक नया घर भी लिया और माँ के साथ हम हमेशा टच में रहे। बीच में एक वक्त ऐसा आया जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो अपना ख्याल खुद नहीं रख पाती थी और वो वेस्ट दिल्ली का बड़ा सा घर उनसे अकेले नहीं संभलता था। एक बार तो उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि हमारे बच्चों के पास ये घर नहीं आएगा। विराज और मैंने काफी कोशिश की कि हम उन्हें मनाएं कि इस घर को ना बेचें, लेकिन उन्होंने खुद अपने हाथों से वो घर बेच दिया। पर फिर भी वो हमारे साथ रहने नहीं आई, बल्कि विराज की बड़ी दीदी के साथ रहने चली गई और वहीं रही कुछ सालों तक, जब तक कि बीमारी से वो गुजर नहीं गई। मैं आज भी उनके बारे में कई बार सोचती हूँ, उनकी काफी याद भी आती है और सच कहूँ तो कई बार मुझे फील होता है कि वो मेरे आसपास ही है, जैसे कह रही हो, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। तो ये थी आज की पहली कहानी, सासू माँ। और अब हमारे जैद सर कुछ कहना चाहते हैं। चलिए जैद सर को स्ट्रीम पे लेते हैं। जैद सर, आपको स्ट्रीम पे ले रहा हूं मैं। कैसे हैं आप? अरे बड़ी सही चीज याद दिलाई है आपने। तो हुआ ये है, मेरे नानी का घर बिक चुका है। अब वहां जाता हूँ, वैसी फीलिंग नहीं आती जैसे पहले आती थी, एक्साइटमेंट नहीं होता। अब मैं जितनी भी बार उस घर में जाता हूँ वो घर मुझे छोटा महसूस होता है। सपने में भी आता है वो घर, तो वैसा नहीं लगता है जैसा पहले था। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या हो अगर मैं आज से 2 या 3 महीने के बाद जाऊँ और वो घर इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि मुझे दिखे ही ना, मुझे मिले ही ना। तो इससे ज्यादा डरावना और क्या होगा। तेरी जिंदगी मान ले एक किताब है जिसमें तेरे पास्ट के चैप्टर्स भी हैं,
पर शायद क्या हो अगर तेरी जिंदगी की इस किताब में से कोई तेरे पास्ट के कुछ पन्ने फाड़ के फेंक दे एंड यू हैव नो अदर मेमोरी ऑफ इट। तो तू पूरा रिलाय कर रहा था उस किताब पे कि जब भी मुझे जरूरत होगी मैं इस किताब पे जाऊंगा और इस किताब में से पढ़ के मैं उन यादों को वापस जीऊंगा। वो पन्ने हैं ही नहीं। दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ नेवर एग्जिस्टेड। तो कल को तू बात कर रहा है ना वो घर इतना छोटा हो जाए कि तू उसके अंदर घुस ही ना पाए, ये डरावना थॉट है। पर जैद क्या हो अगर कल को तू उस घर पे जाए और वहां वो घर है ही नहीं, एरिया ही नहीं है, वो एरिया गायब है और तू जानता है कि तूने अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा उस जगह पे जिया है, लेकिन तू लोगों को यकीन नहीं दिला सकता, तू लोगों को समझा ही नहीं सकता। अब ये ज्यादा डरावना होता है भाई। मैं अपने होम टाउन जाता हूँ, जिस घर में मैं पला बढ़ा वो है ही नहीं वहां पे। अच्छी बात है तेरा घर बचा है और मैं आई होप वो बचा रहे, कम से कम एक एक्शन फिगर की तरह दिखा तो पाएगा, देखो ये वो घर था। यही है। अगर इसके ऊपर कुछ लिखा मैंने कि जा रहा हूँ वहाँ पे अगले हफ्ते, कुछ लिखा तो सुनाऊंगा। बड़ा अजीब लगता है यार ऐसा जब होता है ना आपके साथ कि there used to be a place and now there isn't। वो जो घर है ना अब इट्स अ प्लेस ओनली वी नो, अब कोई और नहीं जानता उसके बारे में, आप ही सिर्फ उस जगह के बारे में जानते हो क्योंकि वो चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है अब, वो सिर्फ आपके मेमोरीज में एग्जिस्ट करती है। दैट्स व्हाई इट्स अ स्पेशल प्लेस नो। करते हुए कह रहा है भैया सच बोलूं तो लाइटिंग जो अभी है वो काफी ईरी फीलिंग देती है, जस्ट अ थॉट। ठीक है भाई, अगर तुम लोग अच्छी लग रही है तो भी करते हैं। मैंने वो पुरानी बड़ी रिंग लाइट डिच कर दी जो कि सच कहूं तो वो तोप का काम करती थी और मुझे जरूरत थी यहाँ एक स्नाइपर राइफल की। तो ये लाइट है जिससे आप रोशनी देख रहे हैं अभी, ये इसी लाइट की रोशनी है। 1800 रुपीज ऑन अमेजोन, एक दिन में आ जाती है, ले लो, बढ़िया चीज है। एक डिलीवरी हुई है जिससे पैदा हुए बच्चे के अंदर एक और बच्चा निकला है, मतलब वो बच्चा जो पैदा हुआ है, वो जो लड़की पैदा हुई है वो प्रेग्नेंट निकली है। हुआ ये कि जब वो बच्ची अपने माँ के पेट में कंसीव हुई थी तो एक्चुअली वो फ्रेटर्नल ट्विंस थे, और हुआ ये कि वो जो लड़की का एम्ब्रियो था वो अपने ट्विन के एम्ब्रियो को अपने अंदर ले गया और उसने उसे संभाल के रखा और वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो जब ये बच्ची की डिलीवरी की गई, जब ये बच्ची बाहर आई, इसका जो बेली था वो एबनॉर्मली लार्ज था। तो जब डॉक्टर्स ने स्कैन्स रन किए उसके अंदर एक और एम्ब्रियो मिला। दैट गर्ल वाज प्रेग्नेंट विद हर ओन ट्विन सिबलिंग। तो अब वक्त आ गया है अपनी आज की दूसरी कहानी पर आगे बढ़ने का, और अब जो ये कहानी आप सुनने वाले हैं ये है एक आविर्भाव ओरिजिनल। तो चलिए आपके सामने मैं ला रहा हूं अब एक आविर्भाव ओरिजिनल कहानी जिसका नाम है द लास्ट डिलीवरी। नोएडा की बारिश बड़ी बेकार है, खास करके जब वीकेंड्स पर हो जाए। ऐसे ही एक वीकेंड पर जब नोएडा शहर बारिश के पानी से भीग और भर रहा था, नमन अपने कैंसल्ड प्लान्स को याद करता हुआ एक बॉटल खोलने लगा। अब रात बिताने के लिए कुछ तो चाहिए था। बॉस ने वैसे भी जान खा रखी थी और गर्लफ्रेंड, उसके नखरे खत्म ही नहीं हो रहे थे। आधी बोतल खत्म करने के बाद नमन को भूख लगाई। उसने स्विगी ऐप खोला और फटाफट से मोमोज ऑर्डर कर दिए। ऐप ने पहले ही वार्निंग दे दी कि बारिश के चलते डिलीवरीज में डिले हो सकता है। एक तो पैसे दे रहा हूँ, ऊपर से डिले भी जाऊं। बोतल आधी से लगभग पूरी खाली हो गई थी। रात के 12 बज गए। नमन खाने का इंतजार करते करते यूट्यूब देखता देखता सो गया। सुबह उसकी आंख खुली, तुरंत तैयार होकर ऑफिस भागा। ऑफिस पहुंच के काम पे बैठा था तो स्विगी ने एक मैसेज भेजा, प्लीज रेट योर लास्ट ऑर्डर। कल रात की मिसिंग डिलीवरी को उसने 1 स्टार दिया। इसके बाद वापस अपने काम में लग गया। एक हफ्ते बाद फिर से वीकेंड आया, पर इस बार नमन सोबर था। उसकी गर्लफ्रेंड स्वाति उसके घर आई हुई थी। अचानक नमन के फोन में स्विगी का नोटिफिकेशन आया, योर ऑर्डर इज अबाउट टू अराइव। नमन चौंका। क्या हुआ? स्वाति ने पूछा। मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, ये किसका ऑर्डर आ रहा है फिर? ग्लिच होगा, स्वाति बोली। और वो ग्लिच नहीं था। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। एक डिलीवरी बॉय टोपी और मास्क पहने ऑर्डर लिए सामने खड़ा था। नमन उठा और खाना लेने जाने लगा।
स्वाति ने उसे कहा कि मना कर दे और लौटा दे, किसी और का ऑर्डर क्यों लेना। नमन उस पे हंसा, अबे पागल है क्या, फ्री का खाना आ रहा है, क्यों छोड़ना। नमन उठा और डिलीवरी बॉय के हाथ से खाना लेके दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो नमन, और ये क्या तमीज थी, उस डिलीवरी वाले को पानी के लिए तो पूछ लेते। अरे ज्यादा मदर टेरेसा ना बन तू। नमन ने बैठते हुए ऑर्डर खोलना शुरू किया। अंदर उबला चावल, कुछ घास के तिनके और कपड़े में लिपटे कुछ चांदी के सिक्के। नमन और स्वाति ये देखकर चौंक गए। ये कौन सा नया मील है, स्वाति बड़बड़ाई। अरे कोई हेल्दी प्लान होगा, आजकल बहुत बावले खाते हैं ऐसा खाना। नमन ने वो खाना डस्टबिन में फेंका और घर में चला आया। पर अब ये रोज का नाटक हो गया। रोज नमन के स्विगी ऐप पे नोटिफिकेशन आता, योर ऑर्डर इज अबाउट टू अराइव। एक दो बार नमन ने ऑर्डर ले भी लिया, हर बार एक अजीब सा डिलीवरी बॉय। नमन उसे रोकता भी तो नहीं रोकता, और हर बार ऑर्डर में अजीब चीजें, कभी उबले चावल के गोले, कभी पानी जैसी कड़ी, एक बार तो बूंदी के लड्डू निकले रायते के साथ। नमन कभी खा लेता तो कभी बाहर फेंक देता। पर एक दिन सब बदल गया। ऑर्डर आया। नमन ने पैकेट खोला, अंदर एक आधी जली हुई लकड़ी का टुकड़ा था। नमन ने गुस्सा होकर तुरंत ऐप खोली और कस्टमर केयर से बात करनी शुरू की। अरे ये क्या बकवास भेज रहे हो तुम इतने दिनों से, कभी उबले चावल, कभी कड़ी, रायता, और आज एक जली लकड़ी निकली मेरे खाने में। आई एम सॉरी सर, मैं अभी चेक करती हूँ। थोड़ी देर बाद उस कस्टमर केयर एजेंट ने रिस्पॉन्ड किया, सर आपका तो पिछले 2 वीक से कोई ऑर्डर दिखा ही नहीं रहा है। मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया, अपने आप ही मेरे पास आ रहा है ये सब, क्या भेज रहे हो। तो सर जिसने आपको भेजा है आप उनसे बात कीजिए, ये ऑर्डर स्विगी के थ्रू तो ऐप प्लेस नहीं किया गया है। कोई भेज नहीं रहा है, मेरे पास नोटिफिकेशन आता है और मैं बस ऑर्डर ले लेता हूँ। चैट में थोड़ी देर शांति रही, फिर उस लड़की ने लिखा, आप अनजान ऑर्डर्स ले लेते हैं। अरे यार तुम ऐसी तैसी में जाओ और प्लीज ये सब बंद करो, वरना मैं तुम्हारी ऐप को 1 स्टार दे दूंगा। ये कहकर नमन ने जुझलाकर चैट बंद कर दी। उसने स्विगी अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दिया और जाकर सो गया। अगली सुबह दौड़ता भागता ऑफिस पहुंचा। काम के बीच में फोन पे पिंग आया। ये स्विगी का नोटिफिकेशन था, योर ऑर्डर इज अबाउट टू अराइव। नमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता था। उसने फोन चेक किया तो हैरान रह गया, स्विगी फिर से उसके फोन में इंस्टॉल हो चुका था। नोटिफिकेशन आया, योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड। नमन को समझ नहीं आया कि क्या करे। इतने में ऑफिस का चपरासी रिसेप्शन से एक स्विगी का पेपर बैग लेके आया और नमन की डेस्क पे रख के चला गया। कांपते हाथों से नमन ने वो ऑर्डर खोला। अंदर सफेद और भूरा एक पाउडर था। नमन ने उस पाउडर को गौर से चेक किया। अचानक उसके हाथ में कुछ आया, कुछ सॉलिड, कुछ नुकीला। नमन ने पाउडर के ढेर से उस चीज को बाहर निकाला और उसे देखते ही नमन की चीख निकल गई। ये एक इंसानी हड्डी थी और वो पाउडर नहीं बल्कि राख थी, अस्थियों के साथ मिली राख। नमन चीखता हुआ ऑफिस के फ्लोर पे गिरा। राख पूरी की पूरी उसके जिस्म और कपड़ों पे चिपक गई थी। उसकी चीख पुकार सुन के पूरा ऑफिस इकट्ठा हो गया। नमन का बॉस पहले ही उसकी काम चोरी से परेशान था। उसने नमन को झाड़ते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो नमन। नमन ने राख और हड्डी सबको दिखाते हुए बताया, और सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई पागल हो। थोड़ी देर बाद नमन को एचआर ने अपने पास बुलाया। नमन उसे सब बताने लगा तो एचआर ने उसे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दिखाई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि पैकेज के अंदर कुछ भी नहीं था। ना ही नमन पे राख चिपकी थी और ना ही उसके अंदर से कोई हड्डी निकली। नमन अब एचआर को समझा नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। इसके बाद एचआर ने नमन को उसका टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया। नमन घर पहुंचा। स्विगी का नोटिफिकेशन, योर ऑर्डर इज अबाउट टू अराइव। नमन इस बार तैयार था कि वो डिलीवरी बॉय को पकड़ के उसे अच्छे से कूटेगा। थोड़ी देर बाद घंटी बजी। नमन ने तुरंत दरवाजा खोला पर सामने कोई नहीं था। नमन ने हर तरफ देखा, किसी इंसान का नामो निशान नहीं, लेकिन उसके दरवाजे पर एक पेपर बैग रखा था। डिलीवरी उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। इस बार नमन की हिम्मत उसे खोलने की नहीं हुई। उसने बैग उठाया और तुरंत बालकनी से नीचे फेंक दिया। नौकरी जाने के बाद नमन उस घर का रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। ऊपर से उसकी नई नौकरी गुड़गांव में थी। नमन ने गुड़गांव में एक सस्ता सा घर ढूंढा और एक नई नौकरी ज्वाइन कर ली। और ये नोटिफिकेशंस आनी बंद ही ना हो। स्विगी के कस्टमर केयर से बात करता तो वही बात होती, आपका तो कोई ऑर्डर दिखा ही नहीं रहा सर। अब तो नमन डर के मारे स्विगी से ऑर्डर करता भी नहीं था। न जाने कितनी बार उसने ऐप फोन से डिलीट की होगी, पर ऐप बार बार अपने आप फोन में आ जाती।
नोटिफिकेशंस और डिलीवरीज का सिलसिला चलता रहा। नमन अब इस डिलीवरी से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। इस सब ने नमन का दिमाग खराब कर रखा था। अब वो हर किसी से इरिटेटेड रहता। स्विगी का पैकेट दिखते ही वो चीखने लगता। एक दिन नए ऑफिस में एक लड़की अपना स्विगी का ऑर्डर लाकर उसके पास बैठ गई। नमन ने उसका ऑर्डर ना सिर्फ फाड़ के जमीन पर फेंक दिया, बल्कि उसके बाद चीख चीख के स्विगी को पूरे ऑफिस में गाली देने लगा। HR कंप्लेंट हुई और नमन को उसी दिन टर्मिनेट कर दिया गया। उसकी गर्लफ्रेंड भी अब उससे तंग आ चुकी थी। एक रात उसने व्हाट्सएप पर ही उससे ब्रेकअप कर लिया। बेरोजगार और डम्प्ड, नमन उस रात घर पे बैठा पूरी बोतल खत्म कर चुका था जब उसके पास फिर से नोटिफिकेशन आया, योर ऑर्डर हैज अराइव्ड। दरवाजे की घंटी बजी। नशे में नमन उठा और उसने लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोला। वही डिलीवरी बॉय टोपी और मास्क पहने लिफ्ट में घुस रहा था। नमन गाली बकते हुए उसके पीछे दौड़ा, पर उसका पैर किसी चीज में उलझा और वो जोर से जमीन पे गिरा। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और डिलीवरी बॉय चला गया। फिर नमन ने देखा उसका पैर किस चीज में उलझा था। ये स्विगी का पेपर बैग था जिसमें उसका आज का ऑर्डर आया था। ये बैग पहले के बैग से थोड़ा बड़ा था। नमन ने खुद को खड़ा किया और उस बैग को घूरने लगा। आज उसने उस बैग को उठाकर डस्टबिन में नहीं फेंका, बल्कि उसे उठाया और हंसते हुए गाली देते हुए घर के अंदर ले जाकर टेबल पर रख दिया। एक फ्री का ऑर्डर लेने का ये नतीजा होगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। क्या भेजा है इस बार तूने? नमन नशे में बड़बड़ा रहा था। इतने में उसके फोन पे पिंग आया। नमन ने चेक किया, स्विगी का नोटिफिकेशन। उसके डिलीवरी बॉय ने उसे मैसेज किया था, ऑर्डर मिल गया सर। कौन है तू? क्यों कर रहा है ये? भूल गए सर, ये सब आपने ही तो शुरू किया था। याद कीजिए वो रात, नोएडा में उस रात भारी बारिश हो रही थी जैसे आज हो रही है। नमन ने खिड़की से बाहर देखा, पूरा शहर भीग रहा था। उसे वो रात याद आने लगी। नोएडा के उस घर में नमन बोतल लगभग पूरी खत्म कर चुका था। मोमोज कब के ऑर्डर कर दिए थे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे थे। नमन ने स्विगी ऐप खोला और डिलीवरी बॉय का नाम देखा, महेश। नमन ने महेश को मैसेज किया, अरे भाई कितनी देर में आ रहा है? सर टाइम लग जाएगा, तेज बारिश हो रही है। मेरा ऑर्डर अगर 15 मिनट में नहीं आया ना, अपने लिए 1 स्टार सोच लियो। उसके बाद का नमन को कुछ याद नहीं। नमन बोतल खत्म करके बेहोश हो चुका था और गुड़गांव के उस सस्ते से फ्लैट में आज वही चैट फिर से चल रही थी। याद आया सर, डिलीवरी बॉय ने लिखा, उस रात अगर आप मुझे 1 स्टार देते तो मेरी आईडी बंद हो जाती और घर में मैं इकलौता कमाने वाला था। आपका ऑर्डर लेकर मैंने अपनी बाइक निकाली और जल्दी में चलाने लगा, पर सर उस ट्रक ने मुझे नहीं देखा। नमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो एक भूत से चैट कर रहा था। महेश ने लिखना जारी रखा, आपने तो मेरी 13वीं और पिंडदान का खाना भी खाया सर, याद है? और तब नमन को समझ आई वो सारी डिलीवरीज, उबले चावल, कड़ी, रायता, घास और वो हड्डियां और राख। नमन के हाथ कांप रहे थे। महेश ने एक और मैसेज लिखा, बस सर ये आज की आपकी लास्ट डिलीवरी है। इसके बाद महेश ने चैट एंड कर दी। नमन का पूरा जिस्म कांप रहा था और उसकी हालत तब खराब हुई जब उसने टेबल पर रखे उस स्विगी के पेपर बैग को देखा। उस बैग के अंदर से एक हाथ निकला, कुचला, आधा जला, खून से सना। नमन की सांस उसके सीने में अटक गई। उस हाथ से जुड़ा एक बाजू और कंधा उस बैग से बाहर निकला। उसने स्विगी की ऑरेंज जैकेट पहन रखी थी और फिर निकला वो कुचला हुआ, खून से लथपथ शरीर। महेश या जो भी कुछ बचा था उसका। नमन चीखता हुआ जमीन पर पीछे गिरा। उसके हाथ पैर जवाब दे चुके थे, पर महेश अब उस थैले से निकलकर नमन के सामने खड़ा था, ठीक उसी हालत में जिसमें उसकी लाश लोगों को उस ट्रक के नीचे मिली थी। सर आधा गायब और आधा कुचला हुआ, एक आंख गड्ढे से बाहर लटकी हुई। महेश ने घिरघिराती आवाज में कहा, आपका ऑर्डर आ गया सर। कुछ दिनों बाद महेश का मकान मालिक उसे घर से निकालने के लिए घर आया। घर का दरवाजा अनलॉक था और अंदर पड़ी थी नमन की सड़ रही लाश। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे उसने अपने आखिरी समय में कोई बहुत भयानक चीज देखी हो। सामने टेबल पर रखा था स्विगी का एक पेपर बैग। नमन का लास्ट ऑर्डर उसे मिल चुका था। तो ये थी आज की दूसरी कहानी और एक आविर्भाव ओरिजिनल जिसका नाम था लास्ट डिलीवरी। मेरे को मोमोज खाने का मन था, अब नहीं करूंगी ऑर्डर। देखो यार, बात यह है कि जब बारिश हो रही होती है, कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है, तो ऐसे में ऑर्डर करो ही मत, थोड़ी देर रुक जाओ। ख़राब मौसम में भी उनके डिलीवरी
पार्टनर्स को पुश करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, और इस चक्कर में कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई फिल्मी कहानी बनाई है तो उसमें जो हमारा हीरो, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो उसको कह रहा है डिलीवरी बॉय को कि भाई जल्दी आ। ये एक्चुअली होता है। और कुछ डिलीवरी बॉयज ये भी कहते हैं कि जब हम किसी के घर जाते हैं धूप में, सर्दी में या किसी भी खराब मौसम में, लोग हमसे पानी तक नहीं पूछते हैं, जबकि हमारी हालत खराब दिख रही होती है उनको। उसी चीज़ को लेके मैंने थोड़ा सा डाल दिया यहाँ। मैं इसीलिए बारिश का कुछ नहीं मंगवाती, न फूड न ब्लैंकेट। शाबाश सामिया, शाबाश। स्टोरी वाज नाइस बट क्वाइट प्रेडिक्टेबल, नो ऑफेंस। दोस्त, ऐसा है कि अब हम एक नया चैनल शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द हॉरर ड्यूड, और उसमें हम ऐसी ही स्टोरी डाला करेंगे जो कि SEO फ्रेंडली होंगी और जल्दी जल्दी निकल जाएं। तो ये उसी की कहानी है। अब जो दूसरी वाली सुनाऊंगा, आखिरी वाली, वो थोड़ी आविर्भाव जोन की है, ठीक है। हेलो सर, क्या हाल है? तो स्वप्न ऐसा था कि जो अमन साहब की डिस्कशन हो रही थी, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग यार, बहुत मजा आ रहा था उसमें। ये जो दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ देयर बीइंग स्पिरिट्स एंड देयर बीइंग एंटिटीज, ये मन का वहम। आप मान लो अगर कि नहीं ये चीज है तो होगी, आप देखेंगे भी उसे, आप महसूस भी करेंगे उसे, आप सोचेंगे भी उसके वही डायरेक्शन में। अगर मान लो कि वहां कुछ नहीं है तो नहीं है। 35 years ऑफ माई लाइफ मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया है सुपर नेचुरल। फर्स्ट हैंड बेसिस पे मैं गया हूँ बहुत जगहों पे, नहीं मिली है यार। इट इज वेरी वेरी क्या बोलते हैं, इट्स इंट्रीगिंग मेरे लिए कि भाई ऐसी सब चीजें अगर होती है, किसी ने एक्सपीरियंस किया तो क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, ये किस बेसिस पे, क्योंकि मान लिया उसने कि उधर है। दूसरी बात, जो आपने जो मर्डर की स्टोरी बताई थी, बंदे का गिल्ट कॉन्शियस रहा होगा ना उस बात को लेके। गिल्ट कॉन्शियस था, या सोसाइटी में ये था ना कि यहाँ पे मर्डर हुआ है, there's been a murder and a body was stored नीचे। जब इस बात को लेके किसी के कॉन्शियस में बात बैठ जाती है कि नहीं यार ये ऐसा कुछ, मतलब पक्का ये somebody's had a very violent death, तो जिधर वायलेंट डेथ होती है वहां पे तो भाई स्पिरिट होगी। स्पिरिट होगी तो कहाँ होगी? अंधेरी जगह पे ही होगी। अंधेरी जगह कहाँ पे? बेसमेंट में। एक से एक बात जुड़ती है और इमेजिनरी बातें फैलती है। ट्रस्ट मी, ये सब मन का वहम है। जब एक इंसान सफर कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे घर में एक भूत है, वो इंसान रोज साइकोलॉजिकली सफर कर रहा है, साइकोसोमैटिक सिम्टम्स हो रहे हैं। अब उस प्रॉब्लम ने उसकी बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सफर हो रही है, जिससे उसकी सोशल कंडीशन सफर हो रही है, प्रोफेशनल लाइफ सफर कर रही है। ऐसे में मैं या कोई और जाके उस इंसान से अगर ये बोले कि ये सब तेरे मन का वहम है और तू चूतिया है, उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जाएगी। आप कुछ हेल्प नहीं कर रहे, सुनाई क्या देगा, मैं पागल हूँ, ये भी बात है। वो कह रहा है देख वो वहां खड़ी है मुझे देख रही है, आप कह रहे हो मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। आप वहां चले गए, ऐसे हवा में हाथ कर रहे हो, देख कुछ नहीं है कुछ नहीं है, और उसको देख रहे हैं वहां खड़े हुए। अब उसके दिमाग में और क्या है, मैं तो बहुत बड़ा पागल हूँ। अब वो एक स्पाइरल में ऐसे क्रैश करता जाएगा। जब एक आदमी डिमेंशिया का शिकार हो जाता है, तो डिमेंशिया टेक ओवर कर लेता है दिमाग को, तब आप उसे समझाने नहीं बैठते हो रोज कि सर आपको डिमेंशिया है, आप ये करो। जब वो बोलता है ना देखो देखो बड़ी सी छिपकली आ रही है, आप कह रहे हो अरे अरे बताओ मैं इधर कर देता हूँ, आपको उधर नहीं आएगी वो छिपकली, इधर आप उधर चलो मेरे साथ, आप ऐसे डील करते हो उससे। तो अगर कल को कोई इस तरह की चीज से सफर कर रहा है, मैं जाके उसको ज्ञान नहीं देता। जब हमने शुरू किया था क्लब हाउस पे, तो हमने कुछ ग्राउंड रूल्स बनाए थे। तो उन ग्राउंड रूल्स में से एक रूल ये रखा था हमने कि कोई भी, क्योंकि हमारे पास ना ज्यादातर लोग ये आते थे कि मैं गया था, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो बाकी रूम्स में क्या होता था, बाकी रूम्स में लोग आके ना गाली देते, स्टेज पे एक आएगा वो ऐसे बोल रहा था, मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग पागल होते हैं। तो हमने ग्राउंड रूल ये रखा अपने रूम में कि आप किसी के भी स्टोरी को या एक्सपीरियंस को डाउट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये सब हमने मना कर दिया, हमने कहा ये होगा ही नहीं भाई, कोई जो भी ऐसा सवाल पूछता था सीधा बैन मार देते हम उसको। अभी देखो हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया नहीं है, विद ऑल रिस्पेक्ट टू योर पर्सपेक्टिव, मेरा तो थॉट प्रोसेस ये कह रहा है। परेशानी ये ना, जब आप इन चीजों में आ जाते हो और जब आप थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हो, गिल्ट क्या होती है, गिल्ट मैनिफेस्ट हो जाती है। वेरी ट्रू। व्हाइट साड़ी वाला कॉन्सेप्ट है ये, जो औरतों का जो व्हाइट साड़ी में दिखती है, हर किसी को भूतनी अगर दिखी तो व्हाइट साड़ी में ही दिखती। पहले विधवाएं होती थी, उनके साथ में अत्याचार हुआ कर, बिकॉज आफ्टर द हस्बैंड इज डेड वो तो बेचारी बेसहारा हो गई, बेसहारा औरत को मिसट्रीट करेंगे। जब ऐसे कोई औरत किसी के हाथों अगर अत्याचार हुआ है और वो उस अत्याचार से मर गई, नॉट जस्ट अत्याचार से, इवन आफ्टर दैट वो मर जाती है, तो गिल्ट कॉन्शियस तो मन में बैठा ही है। अभी जब वो गिल्ट कॉन्शियस मन में बैठा है तो सामने वाले को वही लगेगा ना
तो दिस इज व्हाट, ये जहां तक मुझे लगता है ये किसी के मन में ये बैठा हुआ है, ये है डर है। यही होता है। मैं पहले बड़ा ज्ञान पेला करता था, फिर बाद में मुझे रियलाइजेशन होनी शुरू हुई, इफ आई एम नॉट हेल्पिंग समवन, भाई अगर ऐसा मेरे सामने आप किसी को मार रहे हो ये बोल के कि ये डायन है, तो वहां जाके मैं पकड़ूं उसको, बचाऊं और ज्ञान पेलूं वहां पे जाके मैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं जहां एक आदमी जिसको मैं जानता नहीं, जिसका मैं चेहरा भी नहीं देख रहा, एंड हैव नो क्लू इसका असली नाम क्या है, ये कहाँ रहता है, इसकी पर्सनल लाइफ का कुछ नहीं जानता मैं, वो आके मुझे बताता है कि मेरी जिंदगी तबाह हुई पड़ी है और मुझे मेरे घर में भूत दिखता है, मैं उसे ये बोल के, भाई लगता है तू पागल है, बेसिकली इनडायरेक्टली ये बोल के मैं क्या उखाड़ लूंगा। तो आई वुड ओनली से थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस विद दिस, एंड आई होप आप बेटर फील करो और ये चीजें आपके साथ फिर से ना हो। बस मैं इतना बोल के आगे निकल जाता था। आई होप थिंग्स गेट रिजॉल्व सून, जो भी है आपका, आप ठीक हो जाओ उसमें, जो भी है। तो कुछ नहीं होता यार। यही तो बात है, पीपल साइकोलॉजिकल साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स को पीपल थिंक कि ये कोई दिस इज सम इविल एंटिटी, ब्लैक मैजिक एंड ऑल दैट। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। कुछ आई थिंक 1 साल हो गया इस बात को, महाराष्ट्र के किसी हॉस्टल में एक भूत के हंसने की आवाज आ रही थी, पूरा हॉस्टल खाली हो गया, पुलिस की गांड फट गई अंदर जाने में, क्योंकि भूत के हंसने की आवाज आ रही थी खाली हॉस्टल में से। और ये बात भाई चलाई गई न्यूज पे, भूत आ गया है इस हॉस्टल में, किसी ने ब्लूटूथ स्पीकर लग के छुपा के बजा रहा था कोई। कहाँ साइकोसोमैटिक समझाओगे तुम इन गंवारों को? अरे पढ़े लिखे गवारों को, गंवार होता है साला, पुलिस में है वो अंदर जाने से डर रहा है, कहता नहीं अंदर तो पुलिस वाला है भाई। कहाँ इनको साइकोसोमैटिक समझाओगे यार तुम बिठा के? उन लोगों ने ब्लैक मैजिक जो है ना, वो बोलते हैं ना, जो ब्लैक मैजिक रिचुअल्स होती हैं, क्रिमिनल हाथ नहीं आ रहा है तो वो रिचुअल किया टू गेट दैट गाय कॉट। इट्स डिस्टर्बिंग एंड फनी एट द सेम टाइम। सटारिकली फनी है, दूर से देखने में फनी है, जब आपके पास हो रहा था तब थोड़ा लगता है कि नहीं यार अभी फनी नहीं है, दूर से देखने में फनी होता है। जब हमारा व्हेन वी हैड अ फर्स्ट चाइल्ड, भाई घर में मिर्ची का धुआं किया गया है, नजर लग रही है बच्चे को। अरे प्रॉब्लम इज वेयर डू यू स्टॉप? अगर आप इस चीज को बोल रहे हो कि ये तो बेकार की बात है, फिर तो बाकी चीजें भी बेकार की बात है जो रिलीजियस रिचुअल में आती हैं। हाउ कैन यू टेल पीपल एंड वेयर डू यू स्टॉप? यू कांट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी की जान पे नहीं बन रही है, कर ले भाई, दिक्कत नहीं, कर ले भाई। ऐसी चीज है जिसपे किसी की जान पे बन रही है, वहां खड़े हो जाओ कि नहीं भाई ये गलत है, ये नहीं होगा। दिख रहा है कोई आदमी स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है, आई एम हियरिंग वॉइसेस इन माय हेड, समबडी इज टेलिंग मी टू किल यू। आई हैव सीन पीपल, स्टेशन पे देखा है ब्रो। भैया नहीं पता होता उन्हें कि स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक चीज होती है, उन्हें नहीं पता होता। लोगों को ग्रेविटी के बारे में तो पता नहीं है, आप स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे हो। ठीक है चलो, थैंक यू घनश्याम भाई, थैंक यू घनश्याम भाई, चलो मिलते हैं, चलो बाय। अमन इज अ डायरेक्टर, अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, अ रैपर। अमन के चैनल पे आपको ऑलमोस्ट हर किसी का इंटरव्यू दिख जाएगा। I got Carrie Minati when he was at 20,000 subscribers, man. अमन और मैं साथ में काम किया करते थे, हमने मजे किए बहुत। और अमन सर, जैसा कि अब आप आ गए हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो मतलब सुना देना पड़ेगा यार भूत पे। तुम्हारे पास है तो सही किससे, हमको भी पता है। ब्रो ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये कम से कम 100 साल पुरानी होगी, क्योंकि मेरे दादाजी भी जब उन्होंने ये वाली चीज़ें सुनी थी ना, तो वो भी उस टाइम पे बहुत छोटे थे, 16-17 साल के थे। एंड दिस इज़ बिफोर पार्टीशन, ठीक है? उस टाइम पे पाकिस्तान नहीं था, दिस वॉज ऑल इंडिया, ये उस टाइम की बात है। बट ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ना, ये अभी तक मतलब उस टाइम से चलती हुई आ रही है कि एटलीस्ट 100 साल पुरानी चीज़ें हैं। अभी तो लाइक माई दादाजी इज़ इवन नॉट हेयर, ये बहुत पहले की बात है। मतलब जहाँ मेरा गांव है वहाँ पे ना उस ज़मीन के बारे में कोई बात नहीं करता। इवन अगर आप जाओ भी तो वो मैप पे ही नहीं है, काइंड ऑफ उसकी कोई खरीद बेच नहीं है, उसका हिस्ट्री क्या है उसकी, ये सब नहीं है वहाँ पे। और आज के टाइम पे भी ना वहाँ पे जो आज की जनरेशन आ गई, वो भी बहुत खुल के बात नहीं करती उस चीज़ के बारे में। उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ था या क्या चीज़ थी। उनसे उस चीज़ के बारे में पूछो तो यार वो लोग ना पॉज ले लेते हैं वहाँ। ये कोई बहुत बड़े एरिया की बात नहीं है, ये 2-3 एकड़ की बात है, सिर्फ 2-3 एकड़ ज़मीन के आसपास की बात है। ऐसा नहीं कि कोई गांव है या कोई बहुत बड़ा ज़िला है जो इफ़ेक्टेड है इस चीज़ से। जैसा कि हम सबको पता है कि पुराने ज़माने में ज़मीनों को लेके लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हुआ करते थे, भाइयों में, फैमिलीज़ के अंदर, ताए चाचे में, छोटे बड़े भाई में, इन सब लोगों में ना बहुत ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे उस टाइम को लेके। गांव में फैमिलीज़ जो होती थी उस टाइम पे, कम से कम एक फैमिली में 10-10, 12-12 लोग होते थे।
3 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, ताए चाचे हैं, ये सब लोग हैं। तो उस 2-3 एकड़ से जुड़ी हुई जो फैमिली है ना, 2 फैमिलीज के अंदर एटलीस्ट वो बताते थे कि 30 से 35 लोग होते थे उस टाइम के ऊपर। और वो सारे के सारे सिर्फ उस 2 से 3 एकड़ के जो डिस्प्यूट के अंदर है, वो सारे मार दिए गए थे एक एक करके। किसी को जला दिया, किसी को काट दिया, कोई अकेला दिख गया उसको मार दिया। या जैसे मान लो कि गन्ने की फसल हो रही है, तो कोई अगर ध्यान लेने गया तो घुसे उसके पीछे, उसको वहीं काट दिया, गला काट दिया, वहीं दफना दिया 2-4-5 फुट नीचे। को जिनको भी मारा गया था उन दोनों फैमिलीज के अंदर, उनको वहीं दफना दिया गया था उसी 2-3 एकड़ में। तो इस तरीके से ना वहाँ पे कुछ टाइम के बाद ना वहाँ से स्मेल्स वेल्स भी आनी शुरू हो गई थी। और तो क्या होता था कि वहाँ से ना आसपास के और खेतों में जब वहाँ से लोग ट्रैवल करते थे ना, तो उनको ना वहाँ से आवाज़ें सुनाई देती कि रुक तो जा, हमारी बात तो सुन जा। ऐसी सब चीज़ें, जो जो नीचे दबा हुआ है उसकी बात तो सुन जा, वो मरा कैसे, सच्चाई तो सुन जा। तो उस तरीके की ना आवाज़ें सुनाई देती थी वहाँ से। पहले के लोग ना इतना डरते वरते नहीं थे इन सब चीज़ों से। दे वर लाइक कि ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं, हमको सुनाई देती हैं, देखी जाएगी। क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद ना उन खेतों के आसपास से सड़कें निकलनी शुरू हो गई, क्योंकि अब ज़मीन तो रही नहीं, बसावट हो गई, लोगों ने खेतों में घर बना लिए और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गई। कुछ ना वहाँ पे जो भी आदमी वहाँ से निकलता था, उसको दिखाई देता था या महसूस होता था, या किसी तरीके से मतलब कोई ना उनको एक ऐसी फीलिंग आती थी कि यहाँ पे यार कुछ ना कुछ तो हुआ है। जो गाँव वालों का सिस्टम है वो तो पता ही है उनको फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। लेकिन अब जब नए लोग भी वहाँ पे आने शुरू हो गए, तो उन लोगों को ना आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो गई कि कोई हमारी भी सुन जाओ कि हमारे साथ क्या हुआ, ये चीज़ हुई कैसे। लोगों को सुनाई तो देती थी, बट वो किसी को हार्म नहीं कर रही थी वो सब चीज़ें। तो लोग क्या करते थे, चुपचाप वहाँ से निकल जाते थे। ये तो जो हुआ सो हुआ, जो भूत थे वो थे और जो सब चीज़ें थी वो थी। इस चीज़ से ना मुझे एक बात उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि जो भूत होते हैं ना, दे आर अफ्रेड ऑफ न्यूडिटी। अगर आप हाँ, उन्होंने मुझे मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है इस पूरी कॉन्वर्सेशन का, ये तो जो हुआ सो हुआ, जो भूत हैं सो हैं। और जो चीज़ मुझे उस टाइम पे बहुत इंटरेस्टिंग लगी ना, उन्होंने बताया कि दैट द गोस्ट्स आर अफ्रेड ऑफ न्यूडिटी। वो आजकल लोग क्या कर, कोई बाथरूम तो ढूंढते नहीं है, तो वहाँ पे ना लोगों को ये चीज़ सुनने में मिलती थी। अगर वो किसी खेत के आसपास खड़े होके इफ दे आर पीइंग, तो उनको लगता था अबे रहने दे यार, आंखें जल रही हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें भी उन लोग को सुनाई देती थी। और कईयों को तो ये भी सुनाई देता था कि यार कपड़े उठा ले भाई, हम देख नहीं पा रहे हैं कुछ। तो इस तरीके से मैं तो एक लेयर और ऐड कर रहा हूँ कि जब वो हाँ। लोग कोई सूसू कर रहा है और उससे आवाज आ रही है भाई आंख मिल रही है, तो ऑल ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन पंजाबी, नॉट इन हिंदी। ब्रो, पंजाबी में तो मैं मतलब मुझे पता, मैं गाली नहीं दे सकता हूँ यहाँ पे, वरना मैं बता देता था। आज भी कहते हैं कि वो लैंड कोई खरीदता नहीं है, कोई बेचता नहीं है। मानने को ये है कि वो लैंड आज भी कर्स्ड है। बट यार मतलब जस्ट अ फन टू नो फैक्ट कि यार आज के टाइम पे भूतों को भी शर्म है। बट ये भी एक एंगल है यार, अगर उनको फील हो रहा है दैट इफ दे कैन फील ह्यूमंस, है ना, तो उन एक इंसानों की किसी चीज से भी तो डर लगता होगा उनको। और हाँ, एक चीज और बताते थे वो इसी चीज को लेके, कि जैसे ही कोई पीछे से आवाज लगाता था, तो एक ना बात उनको बताई जाती थी छोटे होते ही, कि कभी भी कोई पीछे से आवाज लगाए ऐसी किसी सुनसान हाँ। जगह पे, तो पीछे नहीं देखना। के बाद अगर कोई ऐसी कोई चीज हो रही है तो अपने कपड़े खोल दो। 3 चीज होती थी एक्चुअली। पहला जो था वो के पीछे नहीं देखना है। दूसरी चीज, अगर कोई चीज सामने आ जाती है तो ना माचिस जला दो या आग जला दो। हाँ। तीसरी चीज, अगर तुम्हारे पास माचिस नहीं है, आग का कोई सोर्स नहीं है, कपड़े उतार दो। एक सिवे होते हैं, सिवे ना पंजाबी में शमशान घाट को सिवे बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, तो पहले ना होते नहीं थे ये। जैसे बहुत अर्लियर टाइम्स की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे कोई डेडिकेटेड जगह नहीं होती थी। लोग क्या करते थे, अगर कोई खत्म हो गया तो अपने खेतों में, अपने घर के आसपास कहीं पे भी जला देते थे लाइक। खेतों में जलाते थे या फिर नदी का, कहीं से अगर नदी जा रही है तो वहां जलाए, नदी के पास जला देते। तो ये भी मैंने सुना है कि जब रात होती थी तो सिवे, वो कहते थे कि सिवियां च ना भूत नचते हैं, कि मतलब शमशान घाट में ना रात को ढोलके बजती हैं और भूत पार्टी करते हैं, और लोग कहते थे कि अब उस तरफ नहीं जाना। ये तो है, जहाँ से मैं हूँ ना वहाँ कॉन्सेप्ट है भूतों की बारात का। तुम अकेले कहीं से आ रहे हो रोड पे और तुम्हें दिख रहा है कि भाई रात के 1 बजे दूर से ना कहीं बारात जैसा आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि रात के 1 बजे कोई इंसान बारात नहीं निकालेगा। तो अगर आपको बारात जैसा कुछ दिख रहा है उस वक्त,
इसका मतलब है भूतों की बारात। नाच गा रहे हैं, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, इस तरीके की। इवन यार मैं वेस्ट दिल्ली रहता हूँ, तेरे को पता है ना, जनकपुरी द्वारका में बहुत किस्से हैं यार। हमारे बी ब्लॉक में सामने एक जस्ट 5 मिनट दूर घर है यहाँ से, जो कि जल गया था, जहाँ पे कहते हैं कि सारे जो घर के अंदर थे वो सारे जल गए थे। तो वहाँ पे आज भी वो घर है जो कि मतलब इट्स अ गुड स्पेस, और वो सारा एरिया इतना महंगा है कि मतलब उस पे वो उतनी जगह नहीं छोड़ सकता है कोई, किसी की भी हो, किसी के नाम पे तो बोलती होगी ना, हाँ राइट? हाँ कोई नहीं छोड़ेगा भाई, कोई खरीदता ही नहीं उसको, कोई घुसा भी नहीं उस घर के अंदर। आप ट्रेस पासिंग करके जा सकते हो, लेकिन सामने गार्ड बैठा हो एंड वो ओ बोल देता है भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, चीखे चूखे मारोगे तो हम नहीं आएंगे बचाने। मेरी फ्लोर पे जहाँ मैं रहने आया, ये जो हाँ। घर लिया जब मैं, तो यहाँ से 20-25 फुट दूर ही एक फ्लैट है इसी फ्लोर पे। जब मैं आया मुझे पता नहीं था, और ये कैसे पता पड़ा मुझे, रात को ना मेरी आदत है मैं ऐसे ही वॉक पे निकल जाता हूँ सोसाइटी में। तो जब मैं बेसमेंट में जाता हूँ कभी कभी, तो शुरू में ना गार्ड्स मुझे रोक देते थे, कहते कि सर आप ना रात को मत घुमा करो बेसमेंट में। यहाँ बेसमेंट में एक औरत की आत्मा घूमती है, और कई लोग उसे असली औरत समझ लेते हैं और बात करने लग जाते हैं, पर बाद में ना फिर वो कुछ ऐसा कर देती है कि डर जाते हैं लोग और बेहोश हो जाते हैं। मैं चुपचाप आ गया, मैंने बहस नहीं की, मुझे तो कहानी मिल गई, मैं आ गया। और फिर मुझे पता पड़ा कि वो जो औरत का भूत है अपेरेंटली, she used to live in that flat, like right in that corner जहाँ जिस फ्लोर पे मैं हूँ। उसका फिर मैंने कहानी पूछी बाकियों से, तो वो जो कहानी मुझे बताएगी, जो अखबार वगैरह में भी कंफर्म की मैंने, कि दे यूज्ड टू लिव अ कपल अक्रॉस मी। उस पति को शक था कि वाइफ का चल रहा है चक्कर। ही टुक अ क्रिकेट बैट, बैश्ड हिज वाइफ्स हेड। उसने अपनी बीवी को मारा इसी फ्लैट में सामने वाले में। पर फिर मैं सोच रहा था कि अगर उसने यहाँ मारा, औरत का भूत नीचे क्या कर रहा है, वो तो मुझे यहाँ दिखनी चाहिए बालकनी में कहीं पे। तो फिर बताया कि असल में उसने क्या किया, जब उसने मारवार दिया वो चला गया घर से बाहर, 1-2 दिन गायब रहा वो, और फिर उसे पता पड़ा भाई घर तो मुझे आना पड़ेगा। वो घर आया एंड ही स्टिल कुड नॉट बिलीव कि भाई मैंने ये कर दिया काम। तो उसने क्या किया, उसने अपनी बीवी की लाश को एक बड़े से सूटकेस में पैक किया और नीचे ले जाके अपनी गाड़ी की डिक्की में रख दिया, और वो लाश गाड़ी की डिक्की में पता नहीं कब तक पड़ी रही। उसके बाद वो ऊपर गया, उसने घर भर साफ किया और निकल गया ये बोल के कि हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं। वाइफ की लाश नीचे गाड़ी की डिक्की में पड़ी है। जो वाइफ है उसके घर वाले फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रही है, उस पति को फ़ोन किया कि भाई वो फ़ोन नहीं उठा रही है, कहाँ हो तुम लोग। तो शुरू में तो उसने बहाने मारे कि घूमने आए हुए हैं, वो बाथरूम में है, वो थोड़ा आगे निकल गई है, ये हो गया वो हो गया। बाद में फिर सबको शक होना शुरू हुआ कि कुछ तो चक्कर है यहाँ पे, कुछ तो बात हुई है। देन दे स्टार्टेड टॉकिंग, पुशिंग, और फिर वही है ना, आदमी क्रम्बल कर जाता है प्रेशर में, क्योंकि भले ही आप रेज में आके कोई काम कर देते हो, बट यू आर नॉट अ हार्डन क्रिमिनल, यू कैन नॉट लाई लाइक 4 स्टेप्स अहेड ऑफ यू। एक ना एक जगह आप गड़बड़ करते हो, फिर एक दिन आप टूट जाते हो। उसने फिर कन्फेस वगैरह कर लिया, और उस बेसमेंट में गाड़ी की डिग्गी में से लाश मिली थी। मैं जब ये वाली चीज़ सुन रहा हूँ, ठीक है, एंड हम लोग ना जब भी कोई हॉरर स्टोरी सुनते हैं तो ऐसे सुनाई देता है हमको, या हमको कोई ऐसी कोई चीज़ पता लगती है कि जहाँ पे किसी ने किसी को मार दिया, राइट, और फिर बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया या कोई चीज़ कर दी। तो मेरे दिमाग में एक ये क्वेश्चन आ रहा है इस चीज़ को लेके कि यार ऐसे तो बहुत सारे मर्डर सड़कों पे भी होते हैं। कोई किसी को गोली मार देता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चीज़ हो जाती है, चाहे उनकी बॉडी को कहीं ठिकाने लगाया जाए ना लगाया जाए, बिकॉज बंदा तो वहाँ मर गया ना भाई। अब बॉडी को आप वहीं डिस्पोज हो रही है, या उसको जला दिया गया है, या कोई चीज़ है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें फिर हमको हर जगह देखने को क्यों नहीं मिलती? पहली चीज़ तो ये है, आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स। तो ये चीज़ ना फिर क्लब हाउस पे डिस्कस किया करते थे हम। तो वहाँ पे बहुत लोग आते थे जो अपने आप को एक्सपर्ट बताते हैं। तो ऑब्वियसली मैं मानता नहीं, लेकिन कई बार ना कुछ चीज़ें आपको बड़ी लॉजिकली साउंड करती हैं कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है। तो उनमें से एक जो बात थी वो ये थी कि जिन जगहों पे लोग मर रहे हैं वहाँ पे भूत क्यों नहीं दिख रहे हैं? भूत ऐसी जगहों पे क्यों दिख रहे हैं कि भाई मरा सड़क पे लेकिन अपने घर में दिख रहा है? ऐसे तो वहाँ दिखना चाहिए। तो इंसान ने ये लॉजिक दिया था कि आप क्या कर रहे हो, आप ना एक रूल बनाना चाह रहे हो कि रूल ये है कि आपकी मौत यहाँ पे हुई तो आप यहीं पे हॉन्ट करोगे। कहता है आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक स्पिरिट जिसका कभी एक दिमाग रहा होगा, जिसके पास एक कॉन्शियस रही होगी कभी, वो एक जगह से बंध के रह जाएगी? मुझे एक आइडिया बहुत लॉजिकली साउंड लगता है, वो ये कि आपका डाइंग थॉट क्या था। कल को मान ले मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, मैं सड़क पे मर रहा हूँ, जनकपुर की सड़क पे, आई एम डाइंग, आई एम
यहाँ नहीं मेरी मरने आखिरी दूंगा तेरे को सांसें मैं। चल रही हैं, ठीक है। तू टेंशन ना ले। मेरी आंखें सांसें आज जहांगीरपुर में मर रहा हूँ, वहां तो कोई मर जाएगा भाई। तो लेट्स से मैं जहांगीरपुरी में, मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं जहांगीरपुरी में, लेकिन अगर मेरे दिमाग में थॉट मेरे घर का है, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरी आत्मा को बस पकड़ के जाना पड़ेगा, कैब करनी पड़ेगी। राइट आत्मा तो ऐसे पहुंच जाएगी 2 मिनट में। इसीलिए शायद हमने सुना है कि जब कहते हैं कि आपका आखिरी टाइम है तब भगवान को याद करो, मे बी दैट इज द रीजन। तो सीधा भगवान के घर में, भगवान कहेगा यार सीधा तुम लोग मेरे वहीं घर में जाके भीड़ बढ़ा रहे हो। ये लॉजिक मुझे अच्छा लगा था, क्या जो डाइंग थॉट होता है ना वो मैटर करता है। मैं बस मतलब मैं इसी चीज को लेके थोड़ा सा वो हूँ कि मतलब जैसे हमारे यहाँ द्वारका सेक्टर 8 के आसपास कहते हैं कि एक वो औरत और उसका बच्चा पेड़ पे बैठे रहते हैं, अरे भाई यहाँ बहुत फेमस है वो, है ना। बहुत वो famous है वो सेक्टर 8 की एक रोड है, वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे आपको, वहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ एक पेड़ है, हाँ, उसके ऊपर हाँ, वो दोनों बैठे रहते हैं। लेकिन हाँ, जब ये वाली बात आती है ना कि वहाँ पे किसी को मारा गया था तो वो वहीं पे हाँ। है, मतलब वहीं रह गया, या वहाँ किसी की, यार मैं जहाँ पे रह रहा हूँ यहाँ पे भी तो मेरे से पहले भी तो कोई आया होगा ना, कोई मरा होगा, कोई जिंदा हुआ होगा, कोई पैदा हुआ होगा। ये कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता, बट ठीक है, जब सब चल रहा है तो सब चल रहा है भाई। बहुत हाँ। सारी चीजें हैं ना, हमें सिखाया जाता है कि भाई आत्मा जो है अजर है हमारे, ठीक है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा घिसती नहीं है, जलती Right. नहीं है। मेमोरी एक ऐसी चीज होती है जो टाइम के साथ फेड होती जाती है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो स्पिरिट है, स्पिरिट की मेमोरी भी भाई, आज से हम बात करें तो मान ले वो खेतों वाली बात करते हैं, 100, 150, 200 साल पुराने कांड है जो हो चुके हैं। इमेजिन कर वो आत्मा जिसे उसके गांव से लाके वहां पे जला के मारा गया हो खेत में, वो आत्मा डिसाइड करती है कि भाई आज मैं अपने घर जाती हूँ, आज की डेट में। डू यू इवन थिंक वो अपने घर जाएगी, वो उस जगह को पहचान पाएगी? इतना कुछ बदल चुका होगा ना। मैं 2006 में अपना होम टाउन छोड़ के आ गया। 2006 में आई वॉज 17 और 18 ईयर्स ओल्ड। मैं उस घर में रहा, उस मोहल्ले में रहा, उस गली में पला बड़ा, पैदा हुआ, खूब खेला हूं मैं वहाँ पे। आज मैं उस गली में जाता हूँ, उस घर के आगे जिसमें मैं पला बड़ा हूँ, मैं पहचान नहीं पाता होगा भाई। तो 100 साल भाई, 100 साल। और इतने में फिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है, वो भी मैटर करता है ना। तो तेरे घर में अगर 100 साल पहले कोई मरा है और उसकी आत्मा मान लिया भटक भी रही है, उसको कोई आइडिया भी नहीं होगा कि मैं क्यों था, मैं क्या था, कौन थे। अब तो ये दिखता हो कि हाँ ये लड़का रोज ऊपर यहाँ आता है और हाँ ये कुछ कुछ तो करता है, गानों की आवाज आती है अंदर, और नीचे इसके मम्मी पापा बैठते हैं, खाना बनता है खूब सारा और दारू चलती है बहुत सारी। अरे अब तू एक्सपोज नहीं कर भाई, तू भी यहीं बैठा होता। उसकी लाइफ अब ये है, नीचे दिखाऊं मैं? हाँ, उसकी लाइफ अब ये है, ठीक है। वो भूल गया वो क्या था, तो वही चीज है कि उसे नहीं पता अब क्या, वो तुम लोग हो उसकी लाइफ। नहीं, बट हम पार्टीशन की बात करते हैं, राइट। मेरे पार्टीशन ऐसे दिमाग में, तो जब पार्टीशन हुआ था तब भी तो यार कितने लोग मरे थे वहां से आते हुए, यहाँ से जाते हुए, है ना। हाँ, कि मतलब लाखों तो नहीं बोलूंगा, बट हजारों के हिसाब से तो मरे ही होंगे भाई। बॉर्डर के आसपास गांव है, सब चीजें हैं, बट वहां पे कोई नामो निशान नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना। कोई चू चपड़ नहीं है किसी चीज की। कभी कभार ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभार लोगों ने ना भगवान को भी अपने फायदे के लिए बनाया हुआ है ना, कई लोगों ने, नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, लोगों ने भगवान को अपने फायदे के लिए बनाया हुआ, तो वैसे ही भूतों को भी अपने फायदे के लिए बनाया हुआ है किसी ना किसी। भूतों को तो फायदे के लिए बनाया जाता है। भानगढ़ के जो भूत हैं वो कॉमर्स के तो बनाए हुए हैं। एग्जैक्टली। कई बार तो भूत इसलिए बनाए जाते हैं किसी रियल एस्टेट की जगह की वैल्यू गिराने के लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बस यही है। बट गुड मैन, हम बहुत टाइम बाद हम लोगों ने बात करी है। हाँ, बट एनीवे, ठीक है, चल गुड़गांव मिलते हैं, बनाते हैं प्लान। ऑलराइट ब्रो, चल बाय। सो दैट वाज अमन, माय फ्रेंड। हम लोग साथ में काम किया करते थे, हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई। सैडली दे डिड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे, बट हमने बनाई एंड वी आर क्वाइट प्राउड ऑफ दैट। आज की आखिरी कहानी जिसका नाम है पिंड देवता। ये जो कहानी है उसका नाम है तिमेरांग। तो तिमेरांग मैंने सुनी, मैंने कहा यार हॉरर ड्यूड पे ना मैं यही कहानी सुना दूंगा, पर फिर मैंने अपनी अलग बना दी वो कहानी। तो हाँ, मैं भी बता रहा हूँ, ये तिमेरांग से उठाई थी, पर फिर कुछ और ही बन गई ये कहानी। इसका नाम है पिंड देवता। पिंड देवता। रात के 12 बज रहे थे। निधि चादर ओढ़कर सोने की कोशिश कर रही थी, पर सन्नाटे में एक आवाज थी जो उसके जहन को कुरेद रही थी। ऊपर के कमरे से आती दादी की बड़बड़ाहट। पहले तो ये सिर्फ कुछ शब्दों की धुंध थी, पर फिर आई एक आवाज, घुरघुराहट सी,
जैसे किसी मशीन में कुछ अटक सा गया हो। निधि का बस चलता तो वो कान बंद कर लेती और इस बड़े सन्नाटे से भरे घर में बस वो और उसकी दादी रहा करते थे, या शायद कोई और भी। 6 महीने पहले निधि के माँ बाप एक सड़क हादसे में चल बसे। तब से निधि शहर छोड़ के इस पुरखों के गांव आ गई थी। उसकी दादी का यह मकान 2 मंजिला था, नीचे 3 कमरे, ऊपर 2, और कुछ ऐसा सामान जो निधि के दिमाग में अनगिनत सवाल पैदा कर देता। दादी की उम्र अब 55 के करीब हो चली थी और निधि को यहां आए हुए केवल 6 महीने ही हुए थे। अजीब सा माहौल रहता था इस घर में। गांव के लोग दादी से कतराते थे, लेकिन बाहर गांव के लोग दूर दूर से दादी से मिलने आते। दादी उन्हें ऊपर के कमरे में ले जाती, जिसके बाद या तो वो चीखते या फिर खुशी के आंसू रोते हुए नीचे आते और घर से चले जाते। यही लोग दादी को दक्षिणा भी देते थे। निधि समझ नहीं पाती थी कि ये सब क्या होता है। एक बार स्कूल में निधि ने अपनी सहेली रीना को अपने घर बुलाया, तो रीना ने तुरंत मना कर दिया। बोली, तेरे घर जाने को माँ ने मना किया है। माँ कहती है तेरी दादी भूत बुलाती है। निधि बस रीना को एक टक घूरती रही। घर आई तो मन किया कि दादी से पूछ ले, और उसकी दादी ज्यादा बात नहीं करती थी। आज तक निधि कभी दादी से अपनापन नहीं महसूस कर पाई थी, पर एक रात निधि की नींद फिर से बीच में टूटी। वो उठी, रसोई तक गई, मटके से पानी पीकर वहीं खड़ी रही। उसके कान फिर से वो आवाज सुन पा रहे थे। दादी अपने ऊपर वाले कमरे में बैठी किसी से तो बात कर रही थी। निधि असल में उठी भी इसीलिए थी। वो दबे पांव सीढ़ियों तक पहुंची और चुपचाप ऊपर चढ़ने लगी और वहां की खिड़की से कमरे के अंदर झांका। अंदर एक लाल रंग की रोशनी फैली हुई थी। दादी जमीन पर कमरे के बीच में बैठी थी और उसके सामने कुछ था, एक गीला गिलगिला, कुछ गोल सा, जैसे किसी ने खूब सारा आटा गूंथ कर उससे कुछ बना के खड़ा कर दिया हो। और इस आटे के गोले में हरकत हो रही थी। उसका सर था, लेकिन आंखों की जगह 2 काले मोती, और जबड़ा जैसे आटे के पिंड में उंगलियों से गड्ढा करके उसे चौड़ा कर दिया हो। वो घरघराती आवाज इसी पिंड से आ रही थी। निधि ने ध्यान दिया, दादी इस चीज से बात कर रही थी। इस बार दादी ने अपने हाथ में एक मछली उठाई और उस चीज के सामने कर दी। उस आटे के गोले ने अपना मुंह खोला और वो एक बार में ही मछली के साथ दादी का पूरा बाजू अपने मुंह में अंदर ले गया। उसकी गंदी सी लिजलिजी लार दादी के बाजू से लटक कर गिरने लगी। निधि के मुंह से चीख निकल गई। उसका पैर फिसला और वो जोर से गिरकर बेहोश हो गई। सुबह उसकी आंख खुली। दादी उसी के पास बैठी थी। निधि को लगा शायद एक बुरा सपना देखा हो। दादी ने प्यार से उसके सर पे हाथ रखा। निधि, बेटा डरने की जरूरत नहीं है। और तब दादी ने निधि के सामने वो राज खोला। बेटा, तूने जो रात में देखा था वो कोई सपना नहीं था। वो एक ऐसी चीज है जो बहुत वक्त से हमारे घर में है। वो कोई जानवर है दादी? नहीं बेटा, वो ना कोई जानवर है ना कोई खिलौना। वो एक ऐसी शक्ति है जो चाहे तो बहुत बुरा कर सकती है। पिंड देवता बुलाते हैं इसे। ब्रह्मांड का कोई कोना नहीं, ब्रह्मांड का कोई काल नहीं जिसमें ये ना देख सकता हो। पिंड देवता? जैसे आटे का पिंड होता है? हाँ, पर ये कोई मामूली आटे का पिंड नहीं है मेरी बच्ची। ये एक शक्ति है जिसे तेरी पड़ दादी ने साध लिया था, फिर मैं इसे संभालती रही। पर अब मेरी उम्र हो रही है बेटा। अब तेरा वक्त आएगा जब तू पिंड को संभालेगी। नहीं दादी, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। इसमें तेरा मेरा कोई बस नहीं है बच्चे। ये तो ऐसा काम है जो हमारे परिवार को करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल तुझे पिंड देवता को संभालना ही पड़ेगा। निधि के आंसू निकले। वो बोलती रही कि उसे ये नहीं करना। दादी थोड़ी देर तक तो सर झुकाए सुनती रही, फिर वहां से उठी और चली गई। विरासत में मिली हर चीज सोना नहीं होती मेरी बच्ची। इसीलिए तो तेरा बाप तुझे यहां से ले गया था। पर पिंड देवता को जब लगा कि मेरी उम्र होने लगी है, उसने उन दोनों को। दादी कहते कहते रुक गई।
थोड़ी देर निधि की तरफ पीठ करके खड़ी रही और फिर चुपचाप सीढ़ी चढ़कर ऊपर चली गई। उसके शाम के काम का वक्त हो रहा था। सिलसिला चलता रहा। दादी के पास लोग आते और दादी उन्हें पिंड से मिलाने ऊपर ले जाती, जिसके बाद या तो वो चीखते हुए भाग जाते या रोते रोते दादी को दुआएं देते। धीरे धीरे निधि को इस सब की आदत पड़ गई। वो दादी के छोटे छोटे काम भी करने लगी। पिंड का खाना अलग बनता था, जिसमें ज्यादातर मीट होता। दादी और निधि शाकाहारी थे, लेकिन फिर भी उनके घर में रोज मीट आता। पहले दादी निधि को अपने साथ मच्छी मार्केट और कसाई के पास ले जाती, और जब निधि को अच्छे मीट की पहचान हो गई तो वो अकेले ही पिंड का खाना ले आती। गांव के लोग अब उससे भी कतराने लगे थे, पर अब निधि को फर्क पड़ना बंद हो गया था। एक दिन निधि ने हिम्मत करके कहा, दादी मुझे कॉलेज जाना है, पढ़ाई करने। दादी कुछ नहीं बोली, बस कपड़े सुखाती रही। अगले दिन दादी ने ढेर सारे पैसे लाकर निधि के आगे रख दिए। जाके ले ले एडमिशन। निधि को समझ नहीं आया कि क्या बोले। वो तो सोच रही थी कि दादी उसे मना करेगी, रोकेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। निधि ने बिना कुछ कहे वो पैसे उठाए और बस पकड़कर मेरठ चली गई। वहां के कॉलेज में उसे दाखिला भी मिल गया। निधि अब रोज सुबह कॉलेज के लिए जाती, दोपहर को बस लेकर वापस घर। शाम तक दादी का काम में हाथ बटाती और फिर अपने कमरे में पढ़ाई करके सो जाती। कॉलेज में निधि की दोस्ती अनुराग नाम के लड़के से हो गई। दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई, निधि को भी समझ नहीं आया। एक दिन अनुराग ने खुद ही निधि से पूछ लिया कि क्या वो उससे शादी करेगी। निधि ने उस रात आकर दादी को सब बता दिया। इस बार भी दादी ने कोई हल्ला नहीं मचाया, बस चुपचाप बैठी सुनती रही। दादी कुछ तो बोलो, मैंने इतनी बड़ी बात तुमसे कही है अभी। दादी थोड़ी देर तक चुपचाप बैठी रही, फिर हल्के से बोली, हम क्या करते हैं इस पे हमारा बस नहीं है मेरी बच्ची। हम तो बस खिलौने हैं जिन्हें वो अपने हिसाब से चलाता है। तुझे लगता है तू यहाँ से शादी करके उस लड़के के साथ चली जाएगी और ये पिंड देवता तुझे जाने देगा? तेरे बाप को भी लगा था वो यहाँ से भाग सकता है। पिंड ने उसके बाद क्या किया उसके साथ? एक सेहरन निधि की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। अचानक वो उठकर खड़ी हुई। मैं इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनूंगी, मुझे नहीं करना इसका काम। अगली सुबह निधि ने अपना सामान पैक किया और उस घर से निकल गई। दादी ने इस बार भी उसे नहीं रोका, आंसू बहाते हुए उसे देखती जरूर रही। निधि ने कॉलेज के पास एक हॉस्टल ले लिया और वहीं रहने लगी। अनुराग ने उसे एक पीजी भी दिलवा दिया जहां वो आराम से रह सके। वो हर कदम पर निधि की मदद करता, चाहे पैसों की बात हो या पढ़ाई का सपोर्ट। सच कहें तो निधि ने अनुराग की मदद से ही पढ़ाई खत्म की और एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी हासिल कर ली। वो अपनी गांव की जिंदगी के बारे में अब भूलने लगी थी। अनुराग ने अपने घर वालों से उसे मिलवा दिया था। उसकी माँ को निधि बहुत अच्छी लगती थी। अनुराग ने घर पे बता रखा था कि निधि अनाथ है। एक दिन अच्छा सा मुहूर्त देखकर निधि और अनुराग की शादी कर दी गई। 2 साल बाद एक सुंदर सी लड़की पैदा हुई। बच्ची होने पर अनुराग के घर वालों ने फैसला किया कि वैष्णो देवी जाकर माथा टेक के आएंगे। उसी यात्रा में उनकी बस खाई में जा गिरी। निधि की आंख हॉस्पिटल में खुली। उसे पता चला उसका पूरा परिवार उस हादसे में खत्म हो चुका था। बस किसी चमत्कार से निधि और उसकी बेटी बच गए थे। निधि हॉस्पिटल से निकल के घर पहुंची तो पता पड़ा अनुराग के चाचा ने वहां कब्जा कर लिया था। निधि और उसकी गोद की बच्ची को उन्होंने सड़क पे फेंक दिया। निधि अब बेघर थी, रिश्तेदार कोई थे नहीं और पड़ोसियों ने पानी तक नहीं पूछा। ऐसे में निधि को सिर्फ एक जगह याद आई। बस पकड़कर निधि दादी के घर पहुंची। दादी अब कमजोर हो चुकी थी, पर निधि और अपनी पड़पोती को देखते ही जैसे उसके चेहरे पे जान आ गई। निधि ने देखा कैसे दादी अब भी वही सब करती थी, पिंड देवता का खाना, उसकी पूजा। अब भी लोग घर आते और रोते या चीखते हुए घर से जाते। एक रात दादी सीढ़ी से उतरकर आ रही थी जब उसका पैर फिसला और वो लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। निधि ने जाकर दादी को संभाला, मरहम पट्टी की। आखिर हम इससे पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते दादी? दादी ने निधि के मुंह पे हाथ रखते हुए बोला, पागल, वो सब सुनता है। पर दादी, हम ऐसे नहीं जी सकते। आप मेरे साथ शहर चलो, हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। दादी ने ये सुना और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब मैं इस घर में बहू बन के आई थी
तो मैंने भी यही बोला था मेरी बच्ची। मेरी सास ने भी मुझसे पिंड देवता की सेवा करवानी चाहिए, पर मैंने तेरे बाप और उसकी बेटी को अपने साथ लिया, और उसकी बहन को अपने साथ लिया और इस घर से चली गई। क्या पापा की कोई बहन भी थी? ये पिंड देवता बहुत भूखा है बेटा, सब खा जाता है। कहता था तेरी बेटी बांझ है, उसे बच्चा नहीं होगा, पर तेरा बेटा वो लाएगा मेरी अगली सेविका। निधि पिंड देवता की लिखी अपनी किस्मत दादी के मुंह से सुन रही थी। थोड़ी देर में दादी को नींद आ गई और एक दिन दादी इस दुनिया से चली गई। निधि कुछ दिन तक ऊपर नहीं गई और फिर एक दिन सपने में उसने देखा उसकी बेटी का बिस्तर हिला और फिर वो बिस्तर आटे की एक लोई में तब्दील हो गया। उसी के सामने निधि की बेटी उस आटे की लोई में समा गई। निधि चीख कर उठी। बेटी सामने सो रही थी, पर ऊपर के कमरे से वही घरघराने की आवाजें आ रही थी। निधि जानती थी क्या करना है। उसने रसोई से मीट निकाला और उसे दादी के बताए तरीके से तैयार किया। धीरे धीरे चलकर वो ऊपर वाले कमरे में पहुंच गई। उस घर में आने जाने वालों का तांता बना रहा। लोग आते और निधि उन्हें ऊपर वाले कमरे में पिंड देवता से बात करवाती। अपने मरे हुए लोगों को सामने देखकर इंसान या तो पगला जाता है या खुशी के मारे अपने होश खो बैठता है। अब वो लोग दक्षिणा निधि को दे जाते। उसकी बेटी कृतिका बड़ी होने लगी थी। एक दिन बोली, माँ मैं बड़ी होके अमेरिका जाके रहूंगी और आप भी मेरे साथ वहां रहना। निधि ने ये सुना और फूट फूट के रोने लगी। पिंड देवता उसे बता चुके थे कि उनकी अगली सेविका कौन है। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी है तुम्हें पता है क्या करना है। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को आविर्भाव के बारे में बताइए प्लीज। हॉरर ड्यूड नाम से एक और चैनल शुरू कर रहा हूँ, उसे सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की कहानियां मैं उस पर डाला करूंगा जो कि स्नैकेबल हैं, जो कि आप जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हो। बस इतना ही कहना था। सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले हफ्ते और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, डरना मत, अपना अपना ख्याल रखना। बाय।